ऐसे मंत्री, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री जेल में बैठकर सरकार चलाए, ये कितना उचित है? यही श्री राहुल गांधी इसको कंप्लीट नॉनसेंस कहकर सार्वजनिक रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस में फाड़े थे। परंतु बिल को पेश न होने देने की एक प्रकार की मानसिकता, मैं नहीं मानता हूं कि ये लोकतांत्रिक है और विपक्ष को देश की जनता के सामने इसका जवाब देना पड़ेगा। तो ये बिल सिर्फ विपक्ष के लिए क्वेश्चन खड़ा नहीं करता, हमारे मुख्यमंत्रियों के लिए भी क्वेश्चन खड़ा करता है। वोट चोरी के बाद बीजेपी अब सत्ता चोरी में लगी हुई है। बीजेपी 30 दिनों के भीतर विपक्षी सरकारों को गिराने और गिरफ्तारी को हथियार के रूप में इस्तेमाल कर लोकतंत्र को अस्थिर करने के लिए विधेयक ला रही है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने रविवार को पीएम, सीएम और मंत्रियों को हटाने वाले 130वें संविधान संशोधन विधेयक को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला है। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने दावा किया कि यह विधेयक नागरिकों से उनकी चुनी हुई सरकार बनाने या हटाने का अधिकार छीन लेती है और यह शक्ति ईडी, सीबीआई जैसी संस्थाओं को दे देते हैं। ये लोकतंत्र पर बुलडोजर चलाने जैसा है। वहीं दूसरी तरफ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 130वें संविधान संशोधन विधेयक के खिलाफ विपक्ष के रुख पर कहा है कि आज भी विपक्ष के लोग कोशिश में लगे हैं कि अगर कभी जेल गए तो जेल से ही आसानी से सरकार चला लेंगे, बना लेंगे। जेल को ही सीएम हाउस, पीएम हाउस बना देंगे और डीजीपी, मुख्य सचिव, कैबिनेट सचिव या गृह सचिव जेल से ही आदेश लेंगे। ऐसा नहीं हो सकता। आपको बता दें कि संसद के मॉनसून सत्र के आखिरी दिन 3 विधेयक लाए गए, जिनमें संविधान 130वां संशोधन विधेयक 2025 भी शामिल है। इस विधेयक के मुताबिक प्रधानमंत्री पद पर बैठे व्यक्ति से लेकर केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री या किसी भी मंत्री तक को अगर किसी आपराधिक मामले में लगातार 30 दिनों तक जेल में रखा जाता है तो उन्हें 31वें दिन अपने पद से इस्तीफा देना होगा, नहीं तो उन्हें पद से हटा दिया जाएगा। इसी पर कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा है कि इन विधेयकों से बीजेपी विपक्षी सरकार को 30 दिनों में गिरा सकती है। गिरफ्तारी को हथियार बनाकर लोकतंत्र अस्थिर किया जा रहा है। यह भी आरोप लगाया है कि भाजपा नेताओं पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगने के बावजूद उन्हें पार्टी में शामिल कर मंत्री बनाया गया है। तो सरकार और विपक्ष के सीधे तौर पर आमने सामने आ जाने के बाद इस विधेयक का क्या भविष्य हो सकता है, आज पॉलिटॉक पे इसी पर बात करेंगे नवभारत टाइम्स के खास कार्यक्रम में। नमस्कार, मैं रविंद्र सिंह आपके साथ और हमारे साथ जुड़ चुके हैं नवभारत टाइम्स के पॉलिटिकल एडिटर नरेंद्र नाथ मिश्रा जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्ते। नमस्ते। और हम अपने व्यूअर्स के लिए भी ये आग्रह करते हैं, ये सवाल छोड़ देते हैं कि क्या 130वां संविधान संशोधन विधेयक 2025 को कानून बनाया जाना चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर रखिएगा, यस और नो में। तो शुरुआत पहले सवाल से करते हैं। सर, सदन में तो आखिरी दिन बजट सत्र के दौरान ये विधेयक पेश किया गया, लेकिन अब सदन के बाहर भी इसकी गूंज सुनाई दे रही है, आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। इस विधेयक के अंदर है क्या और इसको लाने की जरूरत क्यों पड़ी? देखिए, अगर आप देखें तो बहुत ही थ्योरेटिकली देखें तो बहुत ही प्रैक्टिकल, बहुत ही आसान और कोई इसमें बहुत ही हैरानी वाली बिल नहीं है कि अगर कोई मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, स्टेट के मंत्री, सेंट्रल के मंत्री कोई जेल जाते हैं और 30 दिनों तक उन्हें बेल नहीं मिलती है तो उन्हें पद से छोड़ना पड़ेगा। और वो जेल ऐसे धारा में है जिस धारा की, जैसे एक कोई पॉलिटिकल मामले में जेल चले गए तो ऐसे नहीं है। उसमें वो भी है कि अगर ऐसे अपराध में गए हो जिसकी न्यूनतम सजा 5 साल या उससे अधिक की हो, वैसे धारा में तो ये धारा है और उसमें हट जाएगा। हाँ। तो आप सरसरी तौर पे देखने अगर ये तो बिल तो ठीक है, इसमें सब लोग हो सकते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है इसमें, तो फिर इसमें बवाल क्यों? ये तो आसानी से होनी चाहिए थी। लेकिन विपक्ष का कहना है कि ये संयोग नहीं, ये हमारे लिए प्रयोग है। अच्छा, तो ये उनका एप्रीहेंशन हाल के दौरान जिस तरह की चीजें राजनीति हुई है, उनको बिल के कंटेंट से आपत्ति नहीं है, उनको बिल के इंटेंशन से आपत्ति है कि इस बिल का असर क्या होगा। और एक तरह से हम जिस तरह से एजेंसीज हम पे टारगेट करती है, ये उन्हें टूल मिल जाएगा, जैसे आपने इंट्रोडक्शन में कहा भी, तो उनकी आशंका इसी बात को लेकर है। और ये चूंकि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है तो 2/3 की मेजोरिटी इसके लिए चाहिए, जो कि सरकार को अकेले दम पे नहीं है, दोनों हाउसेस में। हाँ, इनमें इसलिए विपक्ष का सहयोग चाहिए।
और अगर आपने देखा होगा कि जिस तरह से बाकी चीजों पे इस बिल पे जैसे मेरी बात हुई टीडीपी या जेडीयू से, वो भी अभी स्पष्ट, बहुत स्पष्ट लेके अभी मत लेके नहीं आए हैं। मेरे जेडीयू के एक सीनियर नेता से बात हुई, तो उन्होंने कहा नहीं अभी तो चला गया सिलेक्ट बिल में, तो देखते हैं वहाँ क्या होता है। जैसे हमेशा और भी चीजों में देखता हूँ तो बहुत ही सरकार के लिए बड़ा खुल के रहते हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं अभी तो आ गया है, तुम लोग देखेंगे टीडीपी का भी स्टैंडर्ड। सरकार को पता है कि ये बिल इतनी आसानी से ये पास नहीं होगा, लेकिन सरकार इसमें अपना जो बीजेपी खास करके जो अपनी हाई मोरल नैरेटिव है कि देखो हम, देखिए पब्लिक के लिए तो सही बात है कि भैया 1 महीना जेल होगा तो उसको छोड़ना चाहिए, तो सरकार को लग रहा है कि मैं ऐसा अगर नैरेटिव में अगर दूंगा तो जनता को बीच हम जाएंगे, तो थोड़ी सी हमारी विपक्ष को हम लोग बैकफुट पे ला सकते हैं अगर विपक्ष विरोध करेगा तो। क्योंकि आज आपने देखा होगा बिल पेश होने के बाद, आज जब ये इंटरव्यू भी अमित शाह का है एक मीडिया को, उन्होंने उसमें भी लगभग यही एंगल, यही स्टैंड लिया है। तो आगे इस पर अब एक जो संसद में जब आएगा, लेकिन उससे पहले इस पर राजनीति आपको काफी दिखेगी। नहीं नरेंद्र जी, जैसे आपने इंटरव्यू का जिक्र किया, अमित शाह की तरफ से ये भी कहा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस विधेयक में ये भी कहा कि प्रधानमंत्री के पद को भी इसमें शामिल कीजिए, और वो ये कह रहे हैं कि ये विधेयक विपक्ष के खिलाफ नहीं, ये तो प्रधानमंत्री के खिलाफ है। नहीं, उनका ये ठीक है, लेकिन प्रधानमंत्री को जेल कौन भेजेगा? इनका कहना है कि केजरीवाल को आपने जेल भेजा और वो धीरे धीरे उनके पतन का कारण बना। आपने हेमंत सोरेन को जेल भेजा, हेमंत सोरेन जेल गए और उसके बाद आपने चंपई सोरेन को हमने मुख्यमंत्री बनाया। वो हेमंत सोरेन जेल में थे, आपने उनको अपने तारीफ ये पाले में कर लिया। इधर केजरीवाल जेल में थे तो उनकी स्थिति पूरी पार्टी को तोड़ मरोड़ दिया आपने। तो ऑपोजिशन का ना कि वो तो आपने कहने के लिए एक आवाज है, आपको पीएम का नाम, लेकिन आप तो तभी एक्शन लेते हैं। आप पीएम का, इनका कहना है कि पीएम छोड़ दीजिए, आप पूरे इलेक्शन में जिस नेता के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं, चुनाव बाद वो आपके साथ हो जाते हैं और 10 दिन के बाद देखता हूँ कि सारे केस खत्म हो गए। उनके पास ऐसा नहीं कि इसमें अपोजिशन के पास भी मेरिट है, उनके पास एग्जाम्पल है। ये 11-12, ये ऐसा नहीं कि सरकार 1 साल के बाद ऐसा बिल लेके आ रही है। जब 11वें साल में ये बिल ला रही है सरकार, तो इसमें उनके पास जब एक लंबी लिस्ट आती है कि अजित पवार से लेके कई एग्जाम्पल देखा, अजित पवार अभी सरकार में उप मुख्यमंत्री है महाराष्ट्र सरकार में, तो इनका कहना है कि आपका तब अभी जैसे हम लोग बात कर रहे हैं, समय अभी अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया है कि सब कुछ तो ठीक है, लेकिन अगर उस मंत्री को क्या पद छोड़ना पड़ेगा जो मंत्री आरोप लगाए और वही मंत्री के साथ में शामिल हो जाए, तो फिर उसमें क्या होगा? वही कटाक्ष जो कह रहे हैं, जो अभी हम लोग बात कर रहे हैं। तो अभी केजरीवाल ने वही स्टैंड लिया है कि ये सब तो बात सही है। अगर आप तो उनका अगर मैं आपको अभी पढ़ दूं तो जो केजरीवाल ने, मैं जो व्यक्ति गंभीर गुनाहों के मुजरिमों को अपनी पार्टी में शामिल करके उसके सारे केस रफा दफा कर उन्हें मंत्री, उप मुख्यमंत्री या मुख्यमंत्री बना देता है, क्या ऐसे मंत्री प्रधानमंत्री को भी अपना पद छोड़ना चाहिए? ऐसे व्यक्ति को भी कितने साल की जेल होनी चाहिए? अगर किसी पर झूठा केस लगाकर उसे जेल में डाला जाए और बाद में वो दोष मुक्त हो जाए, तो उस पर झूठा केस चलाने वाले को कितनी साल की? तो विपक्ष को भी पता है कि इसमें आप डायरेक्ट नहीं आ पाएंगे। विपक्ष इसमें इंटेंशन, कंटेंट पे नहीं हमला करेगा, वो बोलेगा वो ठीक है, लेकिन मैं इसलिए विरोध कर रहा हूं कि आपका इंटेंशन खराब है। नहीं, इंटेंशन की अगर आप बात कर रहे हैं तो जैसा खरगे जी ने कहा कि भाई वोट चोरी पहले की बीजेपी ने, वो एसआईआर के मुद्दे को लेकर जाहिर तौर पर बोले थे, अब कह रहे हैं कि अब सत्ता चोरी की तैयारी बीजेपी की तरफ से की जा रही है और 30 दिनों के अंदर, यानी कि उनके कहने का मतलब ये हुआ कि अगर कोई मुख्यमंत्री जेल जाते हैं तो 30 दिनों के अंदर ये सत्ता हथिया लेंगे। आपने 2 उदाहरण दिए। पहला उदाहरण दिया झारखंड का। झारखंड में अगर बात करें तो हेमंत सोरेन जेल जाने से पहले चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री और अपनी गद्दी सौंपकर चले जाते हैं, उसके बाद फिर वो जेल में रहते हैं और बाहर जब वापस आते हैं तो फिर से मुख्यमंत्री बन जाते हैं। उस दौरान क्या 30 दिनों के अंदर या 30 दिनों के बाद सत्ता हत्याने का काम हुआ क्या? दूसरी चीज ये, आपने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का जिक्र किया। अरविंद केजरीवाल जाते हैं, जेल के अंदर से ही सरकार चलाते हैं, और जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कुछ बात कही जाती है, रोक लगाई जाती है कि आप सीएम ऑफिस नहीं जा सकते, तब मजबूरी में नैतिकता दिखाने की दुहाई देते हुए उनको इस्तीफा देना पड़ा। उन्होंने इस्तीफा दिया। तब क्या आम आदमी पार्टी की सरकार 30 दिनों के अंदर या उससे आगे गिर गई थी क्या?
वही वही देखिए वही जो आप कह रहे हैं कि इसमें कोई नियम के रूप में अभी कोई ऐसा कुछ था नहीं और सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा था। और जब केजरीवाल के बारे में आया था तो जब कह रहे थे हेमंत सोरेन के बारे में भी, और जब केजरीवाल का उत्तराधिकारी बने हेमंत सोरेन का चंपई सोरेन, जब वो बीजेपी में चले गए तो बाद में याद होगा तो केजरीवाल पब्लिक में वही कह रहे थे मैं इसी कारण से नहीं बना रहा था किसी को, देखिए क्या होता है। तो मेरी बात तो सही साबित हो गई कि ये तो यही कारण था। तो दोनों आपने कहा कि दोनों मिसाल आए हैं, मैं वही मैं कह रहा हूँ ये कंटेंट में बीजेपी जो केंद्र सरकार है बीजेपी कंटेंट में बिल्कुल सही है, कंटेंट पे कोई सवाल नहीं करेगा। इसमें बीजेपी को कन्विंस करना पड़ेगा न सिर्फ विपक्ष को बल्कि अपने सहयोगियों को भी अपने इंटेंशन के बारे में। ये पूरी राजनीतिक जो विमर्श होगा या राजनीतिक विवाद होगा, ये जो पूरी राजनीति होगी कंटेंट पे नहीं होगा। अगर चाह के भी अगर कोई चाहेगा भी तो भी वो पब्लिक में ये जाके ये थोड़ा बोलेगा कि नहीं मैं जेल में ही रहूंगा। ये विपक्ष भी जाके ये एफर्ट नहीं कर सकते ये बात कहने का कि नहीं मुझे जेल में रहने का अधिकार चाहिए ही, वो नहीं कह सकता पब्लिक के बीच में। उसको पब्लिक के बीच में इंटेंशन पे बहस करनी पड़ेगी। नहीं, यानी कि ये सभी मान रहे हैं चाहे सत्ता पक्ष या विपक्ष की भाई ठीक है ये कोई कमी नहीं है, और खुद अमित शाह ने भी कहा कि भाई सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री तो हमारे हैं, सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री हमारे हैं, तो खतरा हमारे लिए है। और दूसरी तरफ जी वही कह रहा हूँ कि ये इसमें इस कंटेंट में अगर आप जनता के बीच में आप इस कंटेंट को तो विरोध कर ही नहीं सकते हैं आप। हाँ, राजनीतिक तौर पे एक कंटेंट ऐसा है कि इस पे कौन विरोध करेगा कि मैं जेल में जाऊंगा एक महीने के बाद भी मैं पद नहीं छोड़ूंगा। तो कंटेंट पे किसी को आपत्ति नहीं हो सकती, अगर आपत्ति होगी भी वो बंद कमरे में होगी। हाँ। अगर उनको होगा वो पब्लिक के बीच में इस कंटेंट का विरोध नहीं कर सकते, इतना जोखिम नहीं ले सकते हैं क्योंकि जहां तक पब्लिक नैरेटिव में वो इसको डिफेंड नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए आप जब से बिल आई है आप बार बार जैसे आपने कहा सत्ता चोरी, तो ये वही दिखाना चाहे विपक्ष दिखाना चाहेगा कि ये एक तरह से उनको डिस्टेबलाइज करने का कहीं ना कहीं ये तरीका है। और उसके पीछे इस बार क्या हुआ, क्योंकि 12 साल सरकार के हो गए, इस बार विपक्ष के सामने कई सारे ऐसी मिसालें हैं जिन मिसालों के आधार पे वह जब बीजेपी पे हमला करेगा या उस पर सवाल उठाएगा तो बीजेपी या केंद्र सरकार को इस बार उस चीज को यहां भी उनको सेटिस्फाई करना पड़ेगा, मैं ये कह रहा हूं। क्या समूचा विपक्ष इसमें एकजुट और एक साथ दिखाई दे रहा है? इंडिया गठबंधन क्या इसमें इंटैक्ट है? और दूसरी तरफ आपने जिक्र किया दो प्रमुख सहयोगी एनडीए के, एक तो हो गया टीडीपी और दूसरा हो गया जेडीयू, क्योंकि विपक्ष की तरफ से यह भी आरोप लगाया गया कि भाई ये आंख दिखाने के लिए चंद्रबाबू नायडू को और कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की पार्टी को दिखाने के लिए लाया गया है ताकि उनको कंट्रोल में रखा जा सके। समझना चाहेंगे कि एनडीए के सहयोगी दल और इंडिया गठबंधन के सहयोगी दल क्या एकजुट हैं इसमें? बिल्कुल, इसमें इस मामले में तो जैसे ममता बनर्जी तो निश्चित तौर पे विरोध करेंगे या विजयन अभी अगर होंगे तो, और बाकी कांग्रेस, इसलिए इसमें विपक्ष इसमें एकजुट होगा। ठीक है। दूसरा जो आपने जैसे मैंने कहा कि टीडीपी या जेडीयू, अभी मैंने कहा ही मेरी बात जब हुई दोनों से तो अभी उन्होंने बोला ठीक है हम लोग अपने सुझाव देंगे, अभी तो कमेटी उनके पास एक तरीका, एक उनके पास बहाना है। नहीं तो क्या मतलब हुआ कि उनको कहीं ना कहीं शको शुबा है और वो खुलकर अभी उनके पास सरकार में हाँ वो अभी नहीं कह सकते, जैसे और चीज होते ना कि खुल के हाँ हम तो पूरी तरह से हैं, तो वो ऐसे कमिटमेंट, तो एक छोटा सा उन्होंने एक दे दिया कि अभी तो बैठेंगे विचार होगी। इसीलिए ना उनका कहना है कि देखिए कुछ मंथन के लिए विचार के लिए ना कमेटी में भेजा गया है, ऐसा तो नहीं कि अगर कुछ कोई विचार की बात ही नहीं थी तो कमेटी में क्यों आती, तो इसीलिए कमेटी में आएगी तो हम लोग बैठेंगे और इस पे बात करेंगे। तो वो ब्लैंकेट वो उनका भी जिस तरह से और सारी चीजों में जैसे एसआईआर वाला में जैसे जेडीयू का आया कि नहीं सीधे ब्लैंकेट सपोर्ट था, इस मामले में वो ब्लैंकेट सपोर्ट का स्टेटमेंट आपने भी पब्लिक डोमेन में अभी तक नहीं देखा होगा इस बिल को लेकर, और बाकी अपोजिशन का विरोध होगा ही होगा। अब देखना पड़ेगा इसमें बाकी जो खास करके अभी बीजेडी से शायद बात नहीं हुई है, बीजेडी या जगन जैसे लोगों से भी अभी उनका, क्योंकि ये इसमें एक एमपी का महत्व होगा, ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, तो थर्ड मेजोरिटी चाहिए, तो इसीलिए बिना सबको लूप में लिए हुए सरकार भी नहीं चाहेगी कि ऐसा वो बिल बिना बात किए पार्लियामेंट में करे जो बिल पास ना हो सके। तो या दूसरा फ्लिप साइड हो सकता है कि वो जानबूझ के सरकार बिल लाएगी और
अगर बिल हार भी जाती है तो पॉलिटिकली इसको यूज करेगी, देखिए हम तो क्लीन अप प्रोसेस के लिए ला रहे थे सिस्टम को, पॉलिटिक्स को, लेकिन अपोजिशन कैसी है देखिए कि इस बिल को पास नहीं होने दिया गया। तो अब इसको बीजेपी इस बिल में सहमति की ओर बढ़ती है, उसके चलते प्रोलॉन्ग करती है, या एक पॉलिटिकली उस बिल में छोड़ देती है, पब्लिक नैरेटिव में देखिए कि हम एक ऐसा नियम कानून लाइए जो जिसे पब्लिक पसंद कर रही है, उसको विपक्ष ने पास नहीं होने दिया। अब वो आगे वो विंटर सेशन चलेगा जी। जब कोई राजनीतिक दल सरकार में होता है तब उसकी अलग राय होती है, जो विपक्ष में आ जाता है तो वही राय बदल सी जाती है। ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि राहुल गांधी ने उस बिल की कॉपी को भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान फाड़ा था, जिसमें लालू प्रसाद यादव को बचाने की कोशिश उस बिल के अंतर्गत की गई थी। अब अमित शाह की तरफ से उसको भी यहाँ पर कोट किया गया है। बिल्कुल बिल्कुल वो होगा, वही होता है जी। हाँ, और दूसरी तरफ ये भी है कि अगर बात यहाँ पर आती है तो राष्ट्रपति शासन लगाए जाने को लेकर जो अनुच्छेद 355-56 का जिक्र है, उसको लेकर भी बात की जाती है। और हमेशा बीजेपी उसी का ही तर्क देती है कि जब कांग्रेस की सरकारें रही थी तो उस दौरान सबसे ज्यादा गलत इस्तेमाल उन्होंने किया, और हमारे इस कार्यकाल के दौरान आप देख लीजिए, इसकी अगर बहस होगी संसद में तो इस पर भी होगी। देखिए वो बहस वो टेक्निकली या बाकी सब जगह होगा, लेकिन वही मैंने कहा कि जो सबसे बड़ा अब क्या होगा, जब होता है, जब आप थर्ड टर्म में होते हैं, जब 12वें साल में, अब 11 साल पूरा हो चुका है, 12वें साल में जब सत्ता में होते हैं, तो बहुत पीछे रिवाइंड करके जाने का बहुत ज्यादा वो पॉलिटिकली उतना रेलिवेंस होता नहीं है। एक स्मृति सबकी छिन्न होने लगती है जब आप देते हैं, कई बार होते हैं। अब 1980 का एग्जाम्पल देंगे, 1990 का एग्जाम्पल देंगे, तो वो धीरे धीरे लोगों की स्मृति कम होती जाती है। और आप सत्ता में पहले टर्म नहीं है, जो आप वो एंट्री, आप याद होगा 2014 से 19 के बीच तक जो बीजेपी सरकार थी, जो नरेंद्र मोदी थे, वो सत्ता भी वही थे, विपक्ष भी वही थे, क्योंकि एक लंबे समय के बाद शासन मिला था। तो फर्स्ट टर्म नहीं, सेकेंड टर्म नहीं, थर्ड टर्म में आपके पास ये सारी चीजें बेनिफिट खत्म हो जाती है। तो उसमें चीजें जब आपके पास खुद को, जैसे आज की तारीख में, जैसे हम लोग बात कर रहे हैं 10 एग्जांपल की जो इन्हीं की सरकार के सामने है, जैसे आज अभी आप बात कर रहे हैं कि जैसे हम लोग अभी बात कर रहे हैं, और अभी इसी समय अभी खबर आ रही है कि ईडी ने एक मंत्री को, एक एमएलए को पकड़ा है बंगाल में, वहां। अच्छा, टीएमसी के एमएलए को पकड़ा है। हाँ, क्या तो, क्या और जानकारी डिटेल दीजिएगा थोड़ा। उसमें और किसी करप्शन का मामला है, वो ऑलरेडी। अच्छा, ओके। तो अब यहाँ पे हो रही है, और चारों बगल अभी ईडी विवाद में है, या उस तरह से चीजें हो रही हैं। तो यहाँ पे जब राजनीतिक होगी तो दोनों ओर से भरपूर राजनीति होगी, और जैसे विपक्ष की तो अपनी समस्या होंगी, इस बार सत्ता पक्ष को भी कन्विंस करना होगा, और उनको भी अपने एक्शन में कंसिस्टेंसी लानी पड़ेगी। ऐसा नहीं होगा कि वो नैरेटिव के बीच में वो इधर बिल पास हो और अगले 2 दिन बाद आप, ठीक है, नैरेटिव की एक आगे नैरेटिव की बात कह रहा हूँ कि जैसे पब्लिक के बीच में ये बिल पसंद की जाएगी, जैसे हम लोग बात कर रहे हैं। लेकिन ठीक उसी तरह से कि अगर आज बिल पेश होता है, पास होता है सपोज, और 2 दिन बाद एक मंत्री को जेल हो जाती है, तो भले मंत्री अगर जेल, बहुत ही जेन्युइन केस में जेल जाएगा पूरे कर, लेकिन नैरेटिव में शंका वहां पैदा हो जाएगा, देखो इसीलिए अभी ये बिल पास किया गया। तो ये परसेप्शन का मामला है, ये राजनीति बहुत नैरेटिव और परसेप्शन का मामला है। बिल में मुझे बहुत खास ऐसा नहीं लग रहा है कि ऐसी आपत्तिजनक चीज है, ये बिल पास होना ही चाहिए। ये कोई नहीं कहेगा कि जेल से आप रूल करें, लेकिन आप उस पर राजनीति कैसे होती है। तो नरेंद्र जी, आप इसका भविष्य किस तरह से देखते हैं, क्योंकि जेपीसी में इसको भेजने की बात कही गई है, और दूसरी तरफ विपक्ष कह रहा है कि हम जेपीसी में शामिल नहीं होंगे, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह कह रहे हैं कि ये काम रुकने वाला नहीं है। किस किस पड़ाव से इसको गुजरना होगा? ठंडे बस्ते में तो नहीं चला जाएगा। 2/3 बहुमत हासिल कर पाना कितनी टेढ़ी खीर साबित हो सकता है सरकार के लिए इसको कानून की शक्ल देने में? देखिए, मेरा अपना जहां तक पॉलिटिकल सेंस कहता है, मुझे लगता है कि बीजेपी से सिंबल के रूप में लेगी, और देखिए पास करने या नहीं पास करने से बहुत ज्यादा नुकसान लाभ नहीं है। मुझे नहीं लगता कि बीजेपी बहुत एक्स्ट्रा एफर्ट लेगी इसको पास कराने में, इसका बहुत ज्यादा उतना टेक्निकल महत्व नहीं है। अगर आप देखेंगे पिछले 10-12 साल में भी तो 1-2 एग्जाम्पल सामने आया, और जो केजरीवाल को भी हटना ही पड़ा, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ ही गया, हेमंत सोरेन को हटना ही पड़ा। तो यूजुअली मैक्सिमम एग्जाम्पल में हटना पड़ता ही है। तो पॉलिटिकली प्रैक्टिकली उतना ज्यादा रेलिवेंट नहीं है।
अगर विपक्ष इसमें आपत्ति दर्ज करती है या विपक्ष इसे पास नहीं होने देती है तो बीजेपी से एक नैरेटिव का स्तर पे इसका यूज करेगी, और मुझे लग रहा है कि पार्लियामेंट के अंदर अगर पास नहीं होने देती है तो बहुत ज्यादा पुश भी नहीं करेगी, और पार्लियामेंट के बाहर उसे एक बीजेपी इसका यूज करेगी काउंटर करने के लिए विपक्ष के खिलाफ। बिल्कुल सर, आपने इस 130वें संशोधन विधेयक को लेकर विस्तार से जानकारी दी, बातचीत की, और इसका पॉलिटिकल असर क्या पड़ा है, क्या आगे पड़ सकता है, इसके बारे में भी जानकारी की, बातचीत की। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, और हमने अपने व्यूअर्स से ये कहा भी है कि भाई आप ज़रूर कमेंट करके बताइए कि क्या कानून बनाया जाना चाहिए। आप यस या नो में अपना कमेंट कीजिए। सर, आप कुछ कहना चाह रहे थे, प्लीज़ क्लोजिंग रिमार्क दीजिए। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत।